हेलो गाइस। पिछली बार हमने ये फर्स्ट चैप्टर चालू किया था एंड नाउ विल बी कंटिन्यूइंग इट फर्दर। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आई होप यू ऑल हैव रिकलेक्टेड एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, और आपने खुद से भी एक बार अपनी बुक में पढ़ाई की है। तो एक बार फटाफट व्हाट विल डू इज, आप बुक बंद रखेंगे और सिर्फ मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। स्टार्टिंग हमने की थी ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? विच यू डू आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। रिमेंबर, मम्मी ने कॉफी बना के दी, खाना बना के दिया, ड्रेस सिल के दिया, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? डन फॉर द मनी पर्पज। उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, और प्रोफेशन के बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट को चालू करते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर्स। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. Employer is a person who offers the work, and the person who accepts the work is called employee. Remuneration and terms and condition are agreed by both of them. ठीक है। अभी हम सबको मालूम है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी और के लिए काम करना। हम बोलते हैं ना कि हम अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वी टेल कि हम इस कंपनी के लिए काम करते हैं, दैट इज वी आर वर्किंग फॉर अदर्स। ठीक है। तो इस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। अब इसमें एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम करने के लिए बोलता है, और एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करता है। ठीक है। तो एम्प्लॉय को रिटर्न में क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी बोलते हैं, पगार बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। एंड दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, जो अग्रीमेंट होता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपका टाइमिंग एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि आपका टाइम शुरू से एंड कब तक है। ठीक है। सो इसमें दो तीन चीज़ें आप मार्क करेंगे, एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला चीज़, दूसरा रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन दोनों जन मिल के अग्री करते हैं। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि आपका टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेके कुछ ऐसा, एंड इफ नॉट फिजिबल, तो आप कभी भी वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन या रेम्यूनरेशन है, दोनों जन मिल के डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसका फीचर्स, मैंने आपको बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फीचर्स हो, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है व्हेन यू राइटिंग द आंसर। ओके। तो पहला है फीचर एम. The main aim is to earn money for meeting the needs of employee and employers. ठीक है। तो सबसे हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पैसे चाहिए होते हैं। तो मेन एम क्या है? अपने रोज की जिंदगी में गुजारा करने के लिए वी हैव टू अर्न मनी, तो उसके लिए वी डू एन एम्प्लॉयमेंट। क्वालिफिकेशन, अभी ईच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन। द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड. फॉर स्किल्ड जॉब some specific qualifications are required. For example, job of nurse. But no specific qualification for unskilled job is necessary. मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। अभी देखो, आपको जॉब करना है तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अनलाइक हमने डिस्कस किया था बिजनेस में, अगर सिर्फ आपको इतना पता है कि आपको कितना पैसा देना है, कितना लेना है, इफ़ यू नो अबाउट डीलिंग विद पीपल, तो बिजनेस आप कर सकते हो भले आप पढ़े लिखे नहीं हो। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, तो आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। बट एम्प्लॉयमेंट में भी कैटेगरीज है, जैसे कि देखो, जॉब करना है तो आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बट जॉब में भी दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक स्किल्ड होते हैं और एक होते हैं अनस्किल्ड। अब स्किल्ड वर्कर्स क्या होते हैं? जो ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलते हैं ना, नॉलेज की ज़रूरत है, यू नीड नॉलेज टू वर्क। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है जॉब ऑफ नर्स। अगर आप नर्स का काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया है, बट आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे फॉर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी सीए फॉर्म में हो या किसी भी ऑफिस में, तो आपको इतना एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि आप वहाँ के काम संभाल सको।
अगर आपको कोई बोलता है कि रिटर्न फाइल करना है, देन यू मस्ट नो कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, राइट? बट अगर बात आती है अनस्किल्ड जॉब की, तो अनस्किल्ड जॉब क्या होता है, जो बोलते हैं ना मजदूरी वाला काम, ठीक है? उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एकदम हाई फाई क्वालिफिकेशन चाहिए, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट और समथिंग एल्स, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय क्या होता है, वो ऑफिस में इसीलिए अपॉइंट होता है कि टेबल क्लीन रख सके, अगर किसी को फाइल चाहिए तो वो फाइल ढूंढ के दे देगा, या फिर बाकी जैसे किस मतलब टेकिंग केयर ऑफ लिटिल थिंग्स जो ऑफिस में होते हैं, पर उसको कंप्यूटर या उससे लेना देना कोई चीज़ नहीं था, सो ही डजंट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन फॉर इट, राइट? थर्ड है मॉनेटरी रिटर्न्स। Wages or salary is given as a financial return to employee after the completion of work. ठीक है? अब वेजेस और सैलरी में भी फर्क है। आई टेल यू क्या फर्क है। Wages are decided in advance before appointment. Wages are paid daily or weekly. Salary is paid monthly. Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen, etc. can also be given to employees. ठीक है? अब मैं बताती हूँ। अगर आप काम कर रहे हो किसी के लिए, तो या तो आपको वेजेस मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगा, ठीक है? ये क्या है, फाइनेंशियल रिटर्न है। क्या मतलब फाइनेंशियल रिटर्न, मतलब आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपको रिटर्न में ये चीज़ मिल रही है, ठीक है? वेजेस क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ डेली बेसिस पे मिल रहा है या वीकली बेसिस पे, तो उसको वेजेस बोलते हैं, और ये आपके काम के पहले डिसाइड होता है। अभी वेजेस का एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो आपने देखा होगा जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है? पर वो वर्कर्स परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है? वो लोग एवरीडे बेसिस पे हायर किए जाते हैं, ठीक है? तो मतलब अगर कोई है इंसान जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, अगर नेक्स्ट डे वो नहीं गया, तो उसको उस दिन का वेज नहीं मिलेगा, बट वो उसको काम के पहले बता दिया जाता है कि तुम्हारा पर डे वेज इतना होगा, या तुमको वीकली मिलेगा, ठीक है? हाउएवर सैलरी क्या होता है, मंथली मिलता है। वी ऑल नो कि मंथ एंड में हमको सैलरी मिलता है, पर कभी कभी अगर आप गवर्नमेंट इसमें काम कर रहे हो, तो सैलरी के साथ में आपको रहने के लिए घर मिलता है, जैसे कि रेलवे क्वार्टर्स आपने देखे होंगे, राइट? सब्सिडाइज फूड मिलता है। अगर आप किसी बड़े एमएनसी में जाते हो या कहीं पे, तो यू गेट सब्सिडाइज मतलब कम इसमें, अगर सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ एग्जांपल, कि अगर मिसल पाव का बाहर रेट 40 रुपीज़ है, तो फिर कैंटीन में आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा। सब्सिडाइज मतलब कम डिस्काउंट में आपको कैंटीन में खाने मिलेगा, ठीक है? फोर्थ वन इज कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको बताया था, आपको अकाउंट्स में बताया होगा। कैपिटल क्या होता है, किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए यू हैव टू पुट अ मनी, ठीक है? एक जिस जो बिजनेस चालू कर रहा है, उसको पैसा डालना पड़ता है ताकि बिजनेस चालू हो सके। हाउएवर एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है उसने पैसा डाला होगा। वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन इट, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। फिफ्थ वाला है रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन हमने कहाँ पढ़ा था, पेज घुमाना मत, खाली याद करो। रजिस्ट्रेशन हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोफेशन में। प्रोफेशन में मैंने क्या बोला था, अगर आप कोई एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे डॉक्टर का या लॉयर का या चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आपको उनके काउंसिल में, रिमेंबर मैंने बोला था काउंसिल मतलब उनका जो हेड अथॉरिटी होता है, उनके काउंसिल में जाके आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये मेरा मेंबरशिप नंबर है, एंड आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या वट एवर। बट हाउएवर इन दिस केस, एम्प्लॉयमेंट के केस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। Every employee has to follow the rules and regulation mentioned in the terms and conditions of employment contract. यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बट अगर आप किसी ऑफिस में जॉब ज्वाइन करते हो, तो वो लोग आपसे एक फॉर्म साइन करवाते हैं, जिसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जैसे कि आपको ब्रेक सिर्फ 1 घंटे का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट गो आउट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ज़्यादा कॉल्स नहीं लेना है, कोई कोई ऑफिस में यू हैव टू ऑल्सो सबमिट योर फोन, ताकि आप फ़ोन पे बात ना कर सको। So that's the rules and regulation that you have to sign. Otherwise, no registration is required. The next is non transferability. याद रखना,
ट्रांसफरेबिलिटी कहाँ पे अलाउड है? बिजनेस में यू कैन ट्रांसफर। अगर सपोज मैंने कोई बिजनेस खोला है एंड इफ आई एम नॉट सपोज टू कैरी ऑन दैट, अगर मैं नहीं हूँ वो बिजनेस कैरी करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं वो बिजनेस किसी और को दे सकती हूँ जो उसको हैंडल कर सके। प्रोफेशन में हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेशन में भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो खाली मुझे मालूम होगा कि ऑपरेशन कैसे करना है। मैं अपने भाई बहन या मॉम डैड को नहीं बोल सकती जो कि डॉक्टर नहीं है। आई कैन नॉट ट्रांसफर माई प्रोफेशन। सिमिलरली हम अपना एम्प्लॉयमेंट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब किसी कंपनी ने अगर मुझे हायर किया है, वो लोग ने क्यों हायर किया? क्योंकि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है और मेरे पास वो कैपेबिलिटी है ताकि मैं उनकी कंपनी में काम कर सकूँ। However, मैं अगर किसी कंपनी में जॉब छोड़ दी तो मेरी जगह पे मैं किसी और को नहीं लगवा सकती। Therefore, the employment cannot be transferred from one person to another. If teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. Same, right? सेवेंथ जो एक पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, वो है नेचर ऑफ वर्क। अभी एम्प्लॉय कौन सा काम करता है? एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो एम्प्लॉय का काम क्या होता है मालूम है? बिजनेस में क्या काम होता है कि आपने जो बिजनेस लिया आप वो करो। प्रोफेशन में क्या है? आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की है आपको वही करनी है। पर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आपको जिस चीज़ के लिए एम्प्लॉयर ने हायर किया है वो आपको काम देगा। ठीक है, इफ आई एम वर्किंग इन सम कंपनी, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि तुमको आज ये इतने सारे रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, तो ये मेरा काम है। अगर वो मुझे बोलता है कि तुमको ये फाइल्स अरेंज करने हैं और फॉलो अप लेना है क्लाइंट से, तो दैट इज माई वर्क। यहाँ पे क्या लिखा है कि एम्प्लॉय का काम क्या होता है? जो एम्प्लॉयर देगा, बस। Okay. So after learning about business, profession and employment, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हमने दूसरा हमारा चीज़ क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सेम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ़ोन के, जैसे फ़ोन के अंदर क्या फीचर है? वो 8 GB रैम है और वो सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं हिंदी में कर्तव्य। बिजनेस करने के लिए हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो मेन चीज़ है बिजनेस के लिए जो है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक अगर जहाँ पे भी आता है, इकोनॉमिक का मतलब है मनी रिलेटेड। और जहाँ पे भी सोशल वर्ड आए ना, सोशल मतलब सोसाइटी, समाज। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमको बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दो मेन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कि हम फाइनेंशियली किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि हमको सोसाइटी को नज़र में रखते हुए बिजनेस कैसे संभालना है। तो पहले चालू करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, मतलब मनी रिलेटेड किस चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये फीचर्स में भी है कि अर्निंग प्रॉफिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा ऐसे बिजनेस चालू रखें। अगर सपोज मैं कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रही हूँ और वो 100 रुपये में ही बिक रहा है, या फिर 90 रुपये में बिक रहा है, तो मुझे 10 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगी, राइट? अनलेस एंड अनटिल मैं कोई चीज़ 100 रुपये में ले रही हूँ और उसको 150 में बेच रहा है, गेट द 50 रुपीज़ प्रॉफिट, तब जाके मेरा बिजनेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिकली हम ध्यान रखेंगे वो है अर्निंग प्रॉफिट पे। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस को बने रहने के लिए और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, मैं टेक्स्ट बुक के वर्डिंग्स इसीलिए रीड कर रही हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो 1 से 2 बार देखते भी हो तो यू विल रिकलेक्ट एवरी टेक्सचुअल वर्ड्स। और जब आप खुद के वर्ड्स में आंसर लिखोगे, जो कि डेफिनेटली सब लोग करने वाले हैं, बट जब आप खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो यू विल नो कि हमको टेक्स्ट बुक के भी वर्ड्स डालने हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रेजेंट योर पेपर वेरी वेल। सामने वाले को पढ़ के लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है।
तो इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक रीड कर रही हूँ कि इनकेस अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो यू विल रेफर दिस वीडियो 1 2 3 टाइम्स, और जब मैं रिवीजन लेक्चर में ये सारे वर्ड्स यूज करूंगी वापस, तो यू विल बी एबल टू राइट अ पेपर वेरी नाइसली। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग फॉर द न्यू कस्टमर्स। तो सबसे पहला मोटिव बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का। दूसरा, नए कस्टमर्स ढूंढो, ठीक है। नए कस्टमर्स ढूंढो का क्या मतलब है कि अगर सपोज मैंने मैंने नया शॉप खोला है, ठीक है, उसमें 10 लोग आ रहे हैं, तो वही 10 लोग बार बार तो नहीं आएंगे। आई हैव टू सर्च फॉर अदर पीपल्स, राइट। जब तक मेरे कस्टमर्स का बोलते हैं ना नंबर्स नहीं बढ़ता है, तब तक मेरा प्रॉफिट और मेरा इनकम नहीं बढ़ेगा। अगर वही 10 लोग बार बार मेरे शॉप पे आएंगे और तो एक पॉइंट पे तो वो भी आना बंद कर देंगे। So it's very important to search for new customers. Business organization have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. अच्छा, तो आपने देखा रहेगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई शॉप है और पुराना, आप बचपन से वहाँ से स्टेशनरी खरीद रहे हो स्कूल के लिए, पेन पेंसिल रबड़ ऐसे, ठीक है। तो अगर कभी आपके पास समझ आप पैसे भूल गए घर पे एंड यू हैव टू बाय अ पेन, तो आप उस शॉपकीपर को क्या बोलते हो? अरे अंकल दे दो ना, मैं कल आके दे दूंगा। तो व्हाट शॉपकीपर्स टेल यू कि ठीक है कल आके दे देना। और अगर आप 2 दिन बाद भी जाके देते हो पैसे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? इट्स ओके। दे ट्रस्ट ऑन यू, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको भी उनके ऊपर भरोसा हो जाता है। और अगली बार जब भी आपको स्टेशनरी लेना होगा या जब भी आपको बोलना होगा कि कोई अच्छा शॉपकीपर किसी को रेफर करना होगा, तो आप हमेशा उसी शॉपकीपर का नाम बोलोगे, राइट। क्योंकि उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके पास जब पैसे नहीं थे तो उसने आपको फ्री में वो चीज़ दी, इस भरोसे पे कि आप बाद में उसको रिटर्न करोगे, ठीक है ना। तो ये जो फंडा है, ये किस लिए होता है? जो कस्टमर्स है हमारे पास शुरू से, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए। और जो न्यू कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? वी गिव डिस्काउंट्स या कोई ऑफर दे देंगे, एक पे एक फ्री, वैसा। थर्ड चीज़ हमको जो ध्यान रखनी है वो इनोवेशन। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। अगर मैं आपको इसका एकदम जीता जागता एग्जांपल दूँ इनोवेशन को लेके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या बोल रहा है, एंड देन आई विल गिव यू एन अमेजिंग एग्जांपल जिससे आपको लगेगा कि इनोवेशन क्यों ज़रूरी है बिजनेस में। It is a development or a positive change which results into improvement in product or the process of production. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो, उसमें ऐसा डेवलपमेंट करना है या ऐसा पॉजिटिव चेंज लाना है जिसकी वजह से बोलते हैं ना प्रोडक्ट में कुछ उठ के दिखे कि हाँ ये कुछ बदलाव हुआ है, या फिर उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव हुआ है। प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब, अगर सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, उसको मैं 4 प्रोसेस से कर रही हूँ, तो मेरे को 1 दिन लग जाता है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा टेक्निक लाऊं कि मुझे 4 प्रोसेस से गुजरने के पहले मुझे सिर्फ 3 ही प्रोसेस से गुजरना पड़े, तो वो प्रोडक्ट आधे दिन में बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को आधे दिन का टाइम ज़्यादा मिला, मैं अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी, राइट। और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो ओके ओके दिख रहा है, ठीक है, वो उसमें अभी मतलब कोई इतना क्रिएटिविटी नहीं है, बट आप ऐसा कुछ करो उसके अंदर, इतना पॉजिटिव चेंज लाओ कि वो खरीदने वाले भी एकदम अट्रैक्ट हो उसको देख के। जैसे कि अगर याद होगा कि हम बचपन में नॉर्मल पेंसिल तो सब यूज़ करते थे, नटराज और अप्सरा वाली, बट जिनके पास वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल होती थी, तो दोज व क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव बने थे वो पेंसिल वाले। भले ही उसका बोलते हैं ना, आप जितनी बार शार्प करो वो टूट जाता था, बट देयर वाज समथिंग वेरी क्यूट जो लोगों को अट्रैक्ट करता था वो खरीदने के लिए। तो इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D। R&D मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की खोज कर रहे हो और किसी चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर हमको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा टू मेक इनोवेशंस। दूसरा चीज़ हमको करना पड़ेगा मार्केट सर्वे के ऊपर। मार्केट सर्वे क्या होता है? जब मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मैं अपना बोलते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, आप जब मॉल से बाहर निकलते हो तो आपको एक फीडबैक फॉर्म आता है। इनफैक्ट आपने फ़ोन में अगर कोई ऐप इंस्टॉल किया है, तो पता है आप वो जब भी आप ऐप यूज़ करते हो तो वो लोग पूछते हैं कि रेट दिस ऐप, और 5 स्टार्स होते हैं, और ये आप कमेंट भी लिख सकते हो उसके ऊपर कि आपको ये ऐप यूज़ करके कैसा फील हुआ है। या तो अगर आप जो कमेंट्स देते हो वो चीज़ों का वो लिस्ट बनाते हैं, और उसमें से अगर कुछ ऐसा
बैड कमेंट होता है कि उनको ऐसे देख के लगे कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम आई है यूजर को ऐप के अंदर, या फिर किसी भी सर्विस में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो आपको पूछते हैं ना कि रेट करिए इस ऐप को, या जो बाहर बोलते हैं कि फीडबैक दीजिए, दैट इज मार्केट सर्वे। दूसरा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब समझ लो कि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और आपकी मशीन्स बहुत आउटडेटेड है, वो बार बार खराब हो जाती है। अब मशीन खराब होगी तो उसको रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वो जो आपका टाइम है रिपेयर का, वो वेस्ट हो गया। अगर आपका मशीन बहुत अच्छा क्वालिटी का होता तो आप वो टाइम वेस्ट नहीं होने देते, राइट, उस टाइम में आपका प्रोडक्शन हो जाता। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इनोवेशन का एक एग्जांपल दूंगी आपको। आपको पता है, एक एक टाइम था जब मार्केट में फ़ोन का नाम लो तो हमेशा नोकिया ही निकलता था, कि नोकिया वाला फ़ोन लेना है, नोकिया का फ़ोन लेना है। और अब हम नोकिया का नाम भी नहीं सुनते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब नोकिया चलता था तो तब एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए, और एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऐसे फीचर्स थे जो नोकिया के पास नहीं थे। पर नोकिया ने क्या किया, दे डिड नॉट अडाप्ट दैट सिचुएशन, उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया, वो अपना वही फ़ोन बेच रहे थे। बट मार्केट डिमांड का क्या था, हम सब यूजर्स ने जब नया ये देखा कि एंड्रॉयड है, उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें नोकिया के फ़ोन में पॉसिबल नहीं थी, और थी भी तो उनका छोटा स्क्रीन है ये वो। तो जो बाहर की कंपनीज है जैसे एम आई, आईफोन है, आईफोन तो बहुत पहले से था, माइक्रोमैक्स, और ये सारी कंपनीज जब एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आई तो धीरे धीरे नोकिया गायब ही हो गया मार्केट से। क्यों पता है? क्योंकि नोकिया ने वो चीज़ नहीं किया जो इम्पोर्टेंट है इनोवेशन के लिए। सबसे पहला, उन लोग ने पैसे खर्च नहीं किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने नहीं देखा कि एंड्रॉयड के अंदर क्या फीचर्स हैं जो उनके फ़ोन में नहीं है। दूसरा, उन्होंने मार्केट सर्वे नहीं किया। वो लोग अब अपने ही टशन में थे कि बोलते हैं ना कि पूरे मार्केट पे तो हमारा ही राज है, तो फिर लोग नहीं छोड़ेंगे। बट यू नो व्हाट, हम हमसे ही फैशन चालू होता है और हमसे ही खत्म होता है। वी आर दी ओनली पीपल जो फैशन को चालू करते हैं और खत्म करते हैं। तो हमने सबने एंड्रॉइड ले लिया, तो वैसे ही नोकिया गायब हो गया। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपना बोलते हैं ना ये फेज अडाप्ट ही नहीं किया, तो अब वो गायब हो गए। सो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगर इनोवेशन नहीं है तो कोई और इंसान बहुत क्रिएटिविटी दिखा के आपका बिजनेस खा जाएगा, एंड देन यू हैव नो चॉइस बट टू शट डाउन द बिजनेस। फोर्थ वाला चीज जो हमको याद रखना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, वो है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। मतलब अगर आपको कोई रिसोर्स है आपके पास, ठीक है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करो। मतलब अगर आपके पास अब ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे गूगल के लिए जो लोग काम करते हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो उसका बेस्ट यूज़ करना है। मतलब ऐसे नहीं, अभी आप नॉर्मल कंपनी में जाओगे ना तो आपकी थिंकिंग पे वो एक रोक लगा देते हैं कि तुमको इतना ही करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। बट व्हेन यू विजिट बिग कंपनीज लाइक गूगल एंड फेसबुक, वहाँ पे लोगों को सोचने के लिए कोई लिमिट नहीं दी है। यू कैन अप्लाई योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएट वंडर्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट यूज ऑफ योर रिसोर्स। Resources are scarce and have alternative uses. They should be used to its maximum and should avoid wastage. Optimum use of resource ultimately leads to increasing profits. ठीक है, हमको पता है कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनीज कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गई हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ के लोगों का यूज बोलते हैं ना, उनके थिंकिंग के लिए कोई ऐसे लिमिट नहीं रखी है वो लोगों ने। दे कैन थिंक वॉट एवर दे लाइक एंड अपना सजेशंस फ्रीली दे सकते हैं। अनलाइक इन आवर कंट्री, वी व्हाट डू वी डू इज, तुमको यही करना है, वी गो ऑन लाइक दिस, तुमको यही करना है, अगल बगल नहीं देखना है, जो हमने बताया बस वही का वही पेपर पे निकालो। सो दैट इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल यूज दैट वी डू, बट वी कैन ट्राई। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया था सोशल मतलब सोसाइटी। तो बिजनेस आप इसी जगह पे करोगे जहाँ आप रहते हो, और इसका क्या मतलब हो गया कि आपके आसपास जो लोग हैं जिसको हम समाज बोलते हैं या सोसाइटी बोलते हैं, उनके लिए भी हमको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना वो लोग क्या करेंगे, दे विल यू नो नॉट पे अटेंशन टू योर बिजनेस। तो सबसे पहला चीज़ है सप्लाइंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब ए वन क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप
कोई पाउडर वगैरह ले रहे हो, अब जैसे कोई ब्रांडेड आइटम है, ठीक है, लड़कियों के लिए जैसे कोई कॉम्पैक्ट है, लैक्मे वगैरह, तो ये लोग है ना, जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो लोग ध्यान रखते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो, या फिर वो हर स्किन टाइप को अडाप्ट कर ले। ऐसा ना हो कि किसी का चेहरा खराब हो जाए या किसी के बॉडी पे दाने निकलने लगे। सो दे हैव टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट, उससे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, हार्म नहीं होना चाहिए कंज्यूमर को। So every business has to provide a quality product to its customer. Quality means combination of purity, safety, durability, utility. कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी मतलब उसके अंदर, अब जैसे अगर आप खाने का आइटम लेते हो, ठीक है, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस, अगर सपोज आप कोई आपने पता है वो वेजिटेरियंस के लिए कैसा होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उस पर ग्रीन कलर का डॉट होता है जो इंडिकेट करता है कि इसमें सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो वेज है, ठीक है। पर अगर आपने धोखे से कुछ ऐसे नॉनवेज डाल लिया, जैसे कि केक का एग्जांपल ले लेते हैं, जो बर्थडे पे केक्स आते हैं, तो अगर सपोज मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं वेजिटेरियन को वेज वाला ही केक दूंगी, ठीक है, जिसमें एग का यूज नहीं होता। बट अगर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स फॉलो नहीं कर रही तो व्हाट आई विल डू, अगर मेरे शॉप में वेज केक नहीं है तो मैं नॉन वेज के ऊपर ही वो लेबल लगा दूंगी, वेज वाला दे दूंगी। इससे क्या होता है, सामने वाले को तो नहीं पता चलेगा, केक सेम टेस्ट का होता है, उनको नहीं पता चलेगा। बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट फॉलोइंग द सोशल ऑब्जेक्टिव, मैं उनके साथ ये प्योरिटी वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रही हूँ। सेकेंड इज सेफ्टी। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो या कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कनेक्शन लूज है, शॉक लग सकता है, तो हम सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, समझ रहे हो, कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने अब भी दी और टूट गया जाके। इट शुड वर्क। हम कभी किसी दुकान से हेडफोन ईयरफोन्स कुछ ऐसे लेते हैं तो हम पूछते हैं ना कि कितने साल चलता है, कितने साल की लाइफ है इस चीज़ की। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूटिलिटी की उस प्रोडक्ट का यूज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी बना के ऐसे चूना लगा के बेच दिया किसी कंज्यूमर को। द नेक्स्ट इज अवॉइडिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है पता है? इट्स लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, बताती हूँ एक एक वर्ड, रॉन्ग मेजरमेंट, एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट। अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या था? सबसे पहले ब्लैक मार्केटिंग, कि अगर आप राशन की दुकान पे जाएंगे कभी, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, जिन उनको सब्सिडाइज रेट पे गेहूं चावल वगैरह सब मिलता है। बट व्हाट दोज राशन वाले डू इज, जो थोड़ा अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, उनको वो सारी जो गरीबों के लिए जो गवर्नमेंट ने दिया है ना, गेहूं चावल वगैरह, वो लोग ब्लैक में बेचते हैं टू द मिडिल क्लास पीपल। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग आपने कहाँ देखा होगा, जो आपके लिए नहीं है बट वो आपको ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं बिकॉज यू नीड इट। सेकेंड इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अभी आपने फेयर एंड लवली और ये सब चीज़ का एड तो देखा होगा, उसमें आपने देखा है कि हमेशा जो एक्टर होता है ना वो पहले से ही गोरा होता है, और ऐसे एक्टर्स को ही उस एड में लेते हैं। सो दीज आर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। फेयरनेस क्रीम डजंट वर्क, ओके। और अगर वो तुम्हारा फेयरनेस क्रीम काम करता भी है तो आप ऐसे एक्टर को लीजिए जो रियली इज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और उसके इसमें कोई चेंजेस है, बट दे डोंट डू दैट। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो। द सेकेंड इज रॉन्ग मेजरमेंट, आपने कुछ सही नहीं बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। Business should create jobs for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and दिव्यांग persons. अभी मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस, अगर मैं इसमें बात करूँ तो बिजनेस में मैंने आपको बताया ना, दो ही एस्पेक्ट्स है, दो ही ड्यूटी और कर्तव्य है। एक तो पैसे को लेकर जो कि इकोनॉमिक होता है, और दूसरा सोशल। अब आप बिजनेस चालू कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके बिजनेस की वजह से जो गरीब लोग हैं या जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम मिले, ठीक है। जो डिजेबल्ड पर्सन है उनको काम मिले। जैसे कि जब मुंबई में मेट्रो बना था,
और ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, आप सोचो ना कि एक मेट्रो ट्रेन चलने की वजह से कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। सबसे पहला जो सिक्योरिटी वाला है, सेकंड जो टिकट लेने के लिए खड़े रहते हैं, थर्ड वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे रेलवे में एम्प्लॉयज़ होते हैं वैसे मेट्रो के लिए भी होंगे, तो इतने सारे, और झाड़ू पोछा करने वाले लोगों के लिए, मतलब हर लोगों के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आपका बिजनेस भी ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रख के ही बिजनेस चालू करनी है। बी इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। Skilled and unskilled workers are the part of society. So if employees are taken care of, it brings welfare to society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration. ये याद रखना, fair and regular remuneration, good working condition, impartial personnel policies and offering incentives. बताती हूँ, जो आपके कंपनी के वर्कर्स हैं, वो एक समाज का हिस्सा है, ठीक है, वो मेरे और आप जैसे नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचो, अगर मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ और वो इंसान मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, तो क्या होगा पता है, मैं खुशी के मारे और ज़्यादा काम करूँगी। पर अगर वो इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मुझे बार बार डीमोटिवेट कर रहा है, तो मैं थोड़ी ना काम करूँगी, आई विल लीव दैट प्लेस। तो इसीलिए बोला है कि अगर एम्प्लॉयज़ का खास ध्यान रखा जाए ना, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत अ, अच्छा हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आपका बॉस या आपके एम्प्लॉयर आपको अच्छा खासा पगार दे रहे हो, दूसरा आपको वर्किंग कंडीशन अच्छा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे एसी है, फुल टाइम आपको अगर कुछ चाय कॉफ़ी चाहिए, इट्स बीइंग प्रोवाइडेड, आपके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर ये सब आपको वेलफेयर के लिए काम आएगा। द थर्ड इज इम्पार्शियल पर्सोनल पॉलिसीज। पता है भेदभाव होता है, पॉलिटिक्स आपने सुना होगा आपके भाई बहन के मुंह से या कहीं पे कि पॉलिटिक्स बहुत होता है, कोई दूसरा इंसान किसी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, बट कैसे होता है कि अगर बॉस का बेटा है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी में देखना है। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, बोनस मिल जाए तो बात ही अलग है, बोनस मिल जाए तो एनर्जी और डबल हो जाती है कि यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा बॉस के लिए, बिकॉज हमारी मेहनत देख के हमको रिवॉर्ड मिला है, सो वी हैव टू वर्क, समझ रहे हो। तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Fifth one is helps to solve social problems. Due to rapid industrialization, many social problems like traffic jam, growth of slums, air and water pollution, etc. Business should be aware of this and should try to reduce them. अभी क्या हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज खुलती जा रही हैं, फैक्ट्रीज खुलती जा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग काम पे लग गए हैं एम्प्लॉयमेंट में। उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, और क्योंकि कम पे मिल रहा है इसीलिए स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज की वजह से, और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो सीधे पानी में जाता है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो बिज़नेस को ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश, जैसे अगर मेरे फैक्ट्री से सारी चीज़ें पानी में जा रही है, नदी में मिल रही है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा कोई रास्ता ढूंढना है जहाँ पे ये चीज़ों को मैं कम कर सकूँ, मैं वो वेस्ट कहीं और अक्यूमुलेट करके उसका कुछ अच्छा यूज़ कर सकूँ। जैसे आपने सुना रहेगा ना कि गार्बेज से भी इलेक्ट्रिसिटी बनने का दे आर प्लानिंग, या कहीं कहीं बनता भी है जहाँ कचरे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए हर बिजनेस वालों को। सिक्स्थ वन इज contributing to the welfare of society. Business house should take care of general welfare of society. For that, they should give donation for good cause. ये याद रखना, donation for good cause, offering scholarship for higher education. इस मामले में तो रिलायंस को ही ले लो, दे आर अर्निंग, दोनों हाथों से पैसे कमा रहे हैं, और एक तरफ पैसे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ दे आर डोनेटिंग ऑल्सो, कई सारे स्कूल्स बनवाए हैं या कई सारे लोगों को मदद की है, स्कॉलरशिप देते हैं अपने स्कूल्स में, तो होता ही था ना स्कॉलरशिप एग्जाम। तो अगर जो ब्रिलियंट बच्चा है जिसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए, तो इससे क्या होगा कि समाज भी आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी भी ग्रो करेगी। तो ये हमने खत्म किया क्या, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसमें दो पार्ट थे।
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आप ये वीडियो पॉज करेंगे और एक बार गो थ्रू करेंगे मैंने आपको जो पढ़ाया है अब तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि मुनाफा प्रॉफिट। तो अभी हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट जरूरी क्यों होता है। सबसे पहले प्रॉफिट आता कैसे है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब पता है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ठीक है, जो हम बेचेंगे और हमको पैसा मिलेगा रिटर्न में, तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। एंड टोटल कॉस्ट, कि हमने वो प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट खरीदा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे कि इफ आई एम परचेजिंग, समझ लो कि मैंने बिजनेस खोला है स्टेशनरी का। ठीक है, और मैं कोई बुक मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से अगर मैं खरीदती हूँ 20 रुपए में, ठीक है, तो ये 20 रुपीज मेरा क्या हो गया पता है, कॉस्ट हो गया बुक का। अब वही बुक मैं अपने दुकान में बेचूंगी 40 रुपीज में। ठीक है, तो 40 रुपीज में कोई भी इंसान आके मुझसे खरीदेगा बुक, तो ये मेरा हो जाएगा रेवेन्यू। अब ये जो 20 और 40 का जो डिफरेंस है, 20 रुपीज, ये होगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, वो थोड़े पॉइंट्स हैं, वो हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स, अंडरलाइन करते जाना जो मैं करती जा रही हूँ, ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय, एडिक्वेट प्रॉफिट मतलब जितना ज़रूरत है कम से कम उतना या उससे ज़्यादा, कम नहीं। ठीक है, इफ ऑन, अभी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अगर मैंने कोई स्टेशनरी शॉप खोली है, तो ज़रूरी कि नहीं सारे पैसे मैंने डाले हो, मैंने ऑब्वियसली अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से या किसी से बोरो किए होंगे पैसे, तो उन लोग ने मेरे दुकान में पैसे डाले। अब मुझे वो लोग पैसे फ्री में तो देंगे नहीं, पैसों के ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट। तो मुझे जब उनको पैसे लौटाने हैं तो मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। और मैं पैसे कब लौटा पाऊंगी, जब मेरे पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स होगा, जब मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं सारे इन्वेस्टर्स को पैसे दे पाऊँ। तो जो लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उन्होंने तो इसी भरोसे पे लगाया है ना कि हमको पूरा पैसा वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो उसके लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने ऊपर बात किया था इनोवेशंस के बारे में। इनोवेशंस कब हो सकता है, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो तो। Adequate profit enables a firm to spend more on R&D. This can lead to better technology and lower cost. Innovative product benefits the whole nation. ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, हम इन्वेस्टर्स को दे देंगे, और हमारे पास पैसा है तो हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन होगा। इनोवेशन होने की वजह से हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। थर्ड इज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट इसीलिए नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, रिटेंशन मतलब रखना, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर हम सपोज ये एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं 20 रुपीज़ में बुक ले रही हूँ और 40 रुपीज़ में बेच रही हूँ, तो जो 20 रुपीज़ का मुझे डिफरेंस आया है वो मेरा प्रॉफिट है। अब मैं उस प्रॉफिट को क्या करूँगी, उसको बैंक में रखूंगी, पर बैंक में तो कुछ यूज ही नहीं है। इससे बेटर मैं क्या करूँगी, उस 20 रुपीज़ का मैं और बुक खरीदूंगी और उसको थोड़ा और ज़्यादा रेट पे बेचूंगी, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो रिटेंशन, रिटेन नहीं करना है, प्रॉफिट को जमा करके नहीं रखना है, उसका कुछ पार्ट हमको वापस री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस और बढ़े। हो सकता है वो 20 रुपीज़ से मैं अब पेन खरीदूँ अपने स्टेशनरी शॉप के लिए। ये बहुत एक चीज़ का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट अगर आप इसको लार्ज लेवल पे सोचोगे कि अगर मैं 100 नोटबुक बेच रही हूँ, तो
40 के हिसाब से कितना हो गया 4000। वो 4000 रुपीज़ का अगर मैं पेन पेंसिल या ऐसा कुछ खरीदती हूँ तो वो प्रोडक्ट मैं आगे ज़्यादा रेट पे बेच पाऊंगी. So it is important for growth and expansion. Fourth one is increases efficiency. The profits facilitate the payment for various dues in time. It also motivates the employees working in organization. This finally leads to increase in overall efficiency of organization. समझा? Efficiency कैसे बढ़ाता है profit? अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप सारे ड्यूज टाइम पे भर पाओगे. ड्यूज मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का खर्चा है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, वो सारी चीज़ आप टाइम पे भर दोगे. ठीक है, तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे मिल रही है तो वो तो और एक्साइटमेंट में आपके लिए काम करेगा. अगर दूसरी जगह पे आप देखो कि आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहे हो 1-2 महीने का, तो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, जब हमको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, कोई अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं है हमारे साथ. सो अगर प्रॉफिट आता है तो हम हर चीज़ टाइम पे कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ को पैसे देंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे काम करने के लिए. तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ता है आपके बिजनेस का. Fifth one is means of livelihood. Businessman earns profit, which is their means of livelihood. But earning sufficient profit, they can live a decent standard life to satisfaction of various wants. अभी ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी एक इन्वेस्टर को देने के लिए और दूसरों को बांटने के लिए ही पड़ी है. बट मैंने बिजनेस चालू किया तो मेरे खर्चे के लिए तो मुझे पैसा चाहिए ना, और मैं अपना स्टेटस मेंटेन कर सकूँ, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकूँ, उसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है. सिक्स्थ वन इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क. मैंने आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने पढ़ा था कि रिस्क तो होता ही है बिजनेस में. चाहे कोई भी बिजनेस ले लो आप. अगर सपोज मैं एक फैशन स्टूडियो डाल रही हूँ जहाँ पे मैं एकदम डिज़ाइनर क्लोथिंग्स बेच रही हूँ, तो इसमें रिस्क क्या है कि हो सकता है मैं जिस लोकेलिटी में अपना शॉप खोल के रखा है मैंने, वहाँ के लोग ऐसे टाइप के कपड़े पसंद ही ना करें. तो ये रिस्क है. हर बिजनेस में हम रिस्क लेते हैं. तो अब आपने इतना रिस्क लेके बिजनेस चालू किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना. तो प्रॉफिट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क. Profit is considered as a reward for assuming several business risks. Profit also serves as protection against those risks. कल को अगर मतलब बिजनेस बंद भी होने पे आ गया तो मेरे पास प्रॉफिट होगा, मैं उससे कुछ और चालू कर सकती हूँ. Which cannot be insured. Example, fall in demand, adverse government employees policy. अभी फॉल इन डिमांड तो हम बात कर सकते हैं कि किस चीज़ की बात कर सकते हैं फॉल इन डिमांड में. जैसे सर्दी का सीज़न है, ठीक है, तो विंटर में हम कभी आइसक्रीम शॉप पे नहीं जाएंगे. यूजुअली जो आइसक्रीम शॉप्स का जो सेल होता है वो समर में ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी है तो लोग थोड़ा ठंडा खाना पसंद करते हैं. बट सर्दी में किसी भी आइसक्रीम शॉप का इतना सेल नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका डिमांड गिर जाता है उस टाइम के लिए. तो तब भी प्रॉफिट होना मुश्किल है. दूसरा है एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी. एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब अ, जैसे कि समझ लो एक टाइम था, पता है, हम प्लास्टिक यूज़ करते थे, पॉलीथीन यूज़ करते थे. तो वो कंपनीज का अब क्या हाल हुआ रहेगा. वो कंपनीज तो बंद हो गई या चल भी रही होंगी तो उनका जो डिमांड है वो कम हो गया रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन निकाला कि ये प्लास्टिक बैन है. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी जो पॉलीथीन बनाती थी उनके बिजनेस पे तो शट डाउन हो गया होगा या फिर डिमांड गिर गई होगी. जी इज सर्वाइवल. और सबसे एक्चुअली इसको नंबर वन पे रखना चाहिए था. सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना चीज़ है प्रॉफिट, वो है सर्वाइवल के लिए. प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, मुनाफा नहीं, बिजनेस नहीं होने वाला है. तो प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये एक आप पढ़ना, और ये चार्ट अगर आप दिमाग में रख सको तो वेल एंड गुड, यू कैन रिमेम्बर इट. ईजी था. जो एग्जाम्पल्स दिए पॉज करके दोबारा सुन के अपने टेक्स्ट बुक में वापस लिखना.